तो बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक्स के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम अगले टॉपिक्स पे बढ़ें, एक हल्का सा रिवीजन जो है वो पहले का अपन कर लेते हैं। सर क्या कहा था हमने? नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बात की थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी या फिर टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो भी इसे कहा जा सकता है। और दो पहलू जो है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। सबसे पहला बोले अगर आप लॉ के बेसिस पे बात करते हैं, और दूसरा बोले अगर आप मेंबर के बेसिस पे बात करते हैं। तो लॉ के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो आपने कहा था कि सर एक तो बोले आपकी चार्टर वाली कंपनी होती है जो कि आपके कंट्री के संविधान के हिसाब से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे कंट्री के संविधान के हिसाब से ऐसी कोई भी कंपनी आज तक नहीं बनी है और ना ही कभी फ्यूचर में बनने वाली है। गॉट द पॉइंट? पुराने जमाने में ये कंसेप्ट जो है वो हुआ करता था, जैसे हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था जो कि हमारे कंट्री के ऊपर जो पूरा का पूरा कानून लग रहा होगा, जो चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, उसके हिसाब से बनाया गया था। फिर इसके बाद में जनरल वाली कंपनी, जैसे कि आप एक रजिस्टर्ड वाली कंपनी जो है वो भी कह सकते हैं, जिसका कंपनीज एक्ट जो भी आपकी कंट्री में एप्लीकेबल होगा, जैसे हमारी कंट्री में 2013 वाला एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से बनाई गई होगी। और फिर इसके बाद में आपका आता है स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, जो कि किसी न किसी स्पेशल कानून के हिसाब से बनाई गई होगी, उसे कहा जाएगा क्या? स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ठीक है साहब। फिर इसके बाद में मेंबर्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया 3 टाइप की कंपनी, पहला ओपीसी, दूसरा प्राइवेट और तीसरा कौन सा? बोले पब्लिक वाली कंपनी। ओपीसी में कम से कम 1, प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 7। 3 मत बोलिएगा, डायरेक्टर्स 3 होते हैं, लेकिन मेंबर्स की बात अगर आप करोगे तो कितने रहेंगे? बोले कम से कम 7 लोग जो हैं वो बोले इस कंपनी के मेंबर रहते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करो तो बोले ओपीसी में तो एक ही रहेगा सर, चाहे मिनिमम की बात करो चाहे मैक्सिमम की बात करो। प्राइवेट कंपनी में 200 रहेंगे, लेकिन उसमें उन मेंबर्स की बात मत कीजिएगा जो कोई कंपनी में एम्प्लॉयज हैं और या फिर पहले एम्प्लॉयज रह चुके हैं। और पब्लिक में सब लोग, कोई लिमिट नहीं है, जितने करने हैं उतने कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई लिमिट बोले वो चीज में दी हुई नहीं। ठीक है सर, लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। सर अगला अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो हम यहां पे बात कर सकते हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर इसके बेसिस पे बात करी जाए तो भाई साहब गौर फरमाइएगा। सर बोले एक आपकी जो कंपनी है इसको आप नाम दे सकते हैं सिंपल तरीके से कंपनी है। कंपनी, हां कंपनी बोले भाई साहब कंपनी। अगर मैं कंपनी के बारे में यहां पे बात करूं तो ऑल्दो आपको सेक्शंस याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बोले सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 जो होगा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 जो होगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बोले इसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके। प्रवीण सर की लैंग्वेज में अगर यही वाली चीज को मैं नाम देना चाहूं तो मैं एक नाम और भी दे सकता हूं, क्या? सब बोले डोमेस्टिक कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में किया गया होगा उसे आप डोमेस्टिक कंपनी का नाम दे दीजिए, और सिंपली अगर आप चाहो तो उसको कंपनी बोल दीजिए। सर एक बात बताओ, क्या मैं फॉरेन वाली कंपनी को कंपनी बोल दूं क्या? ना, ये गलती मत कर देना, यहां पे लॉ पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा है। जनरल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे भाई साहब, यहां पे हर एक वर्ड का मतलब जो है वो अलग अलग निकल सकता है। ये समझ में आया? सर यहां पे जब आपने टर्म कंपनी वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया होगा सिर्फ उसे ही कंपनी कहा जाता है। अच्छा, अगर इंडिया के बाहर कोई कंपनी पैदा हुई तो, अगर इंडिया के बाहर के जो लॉज हैं उसके हिसाब से किसी कंपनी को बनाया गया होगा तो बोले उसे कहा जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। CIOI का नाम जो है वो बोले आप इसको दे दीजिएगा। ये बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पे भी मैं अगर फॉर्मेलिटी करना चाहूं ना, आपको सीधे एक ही बात बोल सकता हूं, सुनो मेरे भाई, 2 कंपनी होती है, एक जो इंडिया में पैदा हुई और दूसरी जो बाहर पैदा हुई। इंडिया वाली को कहते हैं कंपनी और बाहर वाली को कहते हैं फॉरेन कंपनी, राइट? लेकिन अगर मैं ऐसा नॉलेज आपको दूंगा तो जब आप अगले पड़ाव पे जाओगे ना तो वहां आप अपना माथा पीटोगे, यार बोले कौन से गधे से पढ़ के आया था बोले मैं। सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपसे, जब आप लॉ की बात कर रहे हैं ना
तब आप ये नहीं कह सकते अरे ठीक है ना यार, कर लेना एडजस्ट, कंपनी बोल दे, फॉरेन कंपनी बोल दे, एक ही बात है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोल दे, फॉरेन कंपनी बोल दे, एक ही बात है। लेकिन नहीं, ये एक बात नहीं है। ये समझ में, आज इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। आज शायद आप ये बोल भी दो, चल ठीक है ना भाई साहब, आज आपका एग्जामिनर भी बोल देगा कोई बात नहीं, माफ किया, बच्चा है, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो यही बचपन वाली जो आदत आपकी है ना, ये आपके साथ में आगे बढ़ेगी, राइट। और तब आपको क्या होगी, दिक्कत होगी भाई साहब। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सब बोले, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की बात अगर आप करते हैं तो इसको बोले फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सर कौन सी कैटेगरी, बोले एक कैटेगरी आपकी होगी जिसको नाम दिया जाएगा फॉरेन वाली कंपनी। अच्छा, दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, दोनों अलग अलग है बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करूं तो इसका मतलब क्या है सर, ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ होगा। जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है। ये समझ में, उसे क्या कहा जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा सर, तो फॉरेन कंपनी में और उसमें क्या फर्क है? बोले ध्यान से सुनिएगा, नहीं नहीं नहीं, क्या बोला गया, बोले भाई साहब फॉरेन कंपनी जो है ना, वो बोले एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट साथ में बोले यहां पे आप एक चीज और ऐड कर दो, क्या? बोले इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में नहीं है, तो ऐसे केस में उसको फॉरेन कंपनी नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? उसे सिंपली कह दीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बात ही खत्म हो गई। ये समझ में आया? सर फेसबुक कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट करी गई है पर इंडिया में काम करती है। अमेजॉन कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट करी गई है पर इंडिया में काम करती है। ये समझ, वॉलमार्ट कंपनी सर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट करी गई है पर इंडिया में काम करती है। गूगल सर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट करी गई है लेकिन इंडिया में काम करती है, वैसा वो कंपनी। ये समझ में आए? तो क्या हम ये वाली कंपनीज को फॉरेन कंपनी का नाम दे दें? बोले यस सर, शौक से आप इसको फॉरेन कंपनी का नाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन आपने अभी बीच में कभी सुना होगा, बोले चाइना की कोई तो एक कंपनी है जो चाइना में कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है और वो इंसॉल्वेंसी में चली गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट में फर्क पड़ सकता है। क्यों सर? बोले बहुत सारे लोगों का उस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या उस कंपनी का इंडिया में बिजनेस है क्या? नहीं है सर। पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं उनका इंडिया में शायद बिजनेस नहीं है सर, राइट। तो क्या ऐसे केस में वो कंपनीज को जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट करी गई है, क्या मैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसको फॉरेन कंपनी बोल दूं क्या? नहीं सर, यू कैन नॉट से दैट। आप उसको फॉरेन कंपनी का दर्जा जो है वो नहीं दे सकते। क्यों? अरे सर वो इंडिया में काम ही नहीं करती है ना। तो क्या कहा जाएगा उसको? सिंपली उसको आप कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कह दीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको क्या बोल देता हूं? अदर्स जिनका इनकॉर्पोरेशन जो है वो तो बोले इंडिया के बाहर हुआ है। दीज आर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। लेकिन हाँ ध्यान से सुनिएगा, सब बोले कंपनीज एक्ट 2013 में आपकी जो ये फॉरेन कंपनी है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 के अंदर। आप ध्यान मत दो, आपको याद नहीं होते ना, आपको सेक्शंस याद नहीं होते, इसलिए आप ध्यान मत दो। कौन से पे ध्यान नहीं देना है कि फॉरेन कंपनी का सेक्शन जो है वो कौन सा है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42, ध्यान मत देना, ठीक है। चलिए ओके सर, तो ये बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा तो आप इसको नाम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। किसके बेसिस पे? गवर्नमेंट के कंट्रोल के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो ये ध्यान से सुनिएगा,
सो बोले आपकी कंपनी जो है वो दो टाइप की हो सकती है, जिसमें से एक को नाम दिया जाएगा गवर्नमेंट वाली कंपनी और दूसरे को नाम दिया जाएगा नॉन गवर्नमेंट वाली कंपनी। ठीक है, एक नाम दिया जाएगा गवर्नमेंट वाली कंपनी, दूसरा नाम दिया जाएगा नॉन गवर्नमेंट वाली कंपनी। सर बोले ध्यान से सुनिएगा, जो गवर्नमेंट कंपनी है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 के अंदर। आप ध्यान मत दो, आपको याद ही नहीं होता ना, किस पे ध्यान नहीं देना है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करता है, इस बात पे आप ध्यान मत देना क्योंकि आपको सेक्शन याद ही नहीं होता, तो परंपरा अपने को तोड़नी नहीं है भाई साहब, राइट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया। बोले सर कहा यह गया कि अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो बोले सर ऐसी कंपनी, अ कंपनी, सॉरी इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। बोले सर अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% और 51% और मोर ऑफ PSC, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, PSC दैट इज व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। किसके पास में है, सब बोले गवर्नमेंट के पास में। इट इज हेल्ड बाय whom, इट इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। बोले गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। A company in which at least 51% or more of the paid up share capital is held by government। सर अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यहां पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है सर। बोले सर गवर्नमेंट का मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहा तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहा तो भी चलेगा, सॉरी और या फिर दोनों के पास रहा तो भी चलेगा, बोथ। ये समझ में आया क्या भाई साहब। अच्छा सर एक बात यहां पे गौर फरमाइएगा, ये बात पे बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट आता है। प्रवीण सर समझ गए प्रवीण सर, बस करो सर, आपने बताया कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी सर, हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, अरे नहीं ना, क्यों कचरा कर रहे हो बिना मतलब में। सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उन महानुभाव लोगों को बोल रहा हूं जिनमें से कुछ बच्चों का यह मानना होता है सर टाटा लिमिटेड जो है वो प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। मैं कहा क्यों, क्योंकि सर उसके शेयर्स जो है ना वो गवर्नमेंट के पास नहीं है ना, इसीलिए सर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पब्लिक नेचर का जो काम होता है वो तो बोले हमारी सरकार करती है। प्रवीण सर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा क्या। इकोनॉमिक्स कहता है कि आपकी जो इकोनॉमी है इंडिया की वो मिक्स्ड वाली इकोनॉमी है, जिसमें बोले पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। बेटा वो सेक्टर है, कंपनी नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गवर्नमेंट वाली कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहना चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे कंट्रोल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये कहना चाहे कि सर पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आप गलत हो भाई साहब। अभी तो अपन ने पढ़ा यार, हमने क्या कहा, पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स जो हैं आम जनता हासिल कर सकती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स जो हैं, सॉरी जो क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। रिलायंस लिमिटेड, सर नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड जो होगा वो लगा हुआ रहेगा, उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। फिर चाहे उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहे और चाहे फिर उसका कंट्रोल जो है वो अंबानी के पास हो, रतन टाटा के पास में हो, अदानी के पास में हो, विप्रो का अजीम प्रेमजी जो है उसके पास में हो, प्रवीण चौधरी के पास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स आम जनता को ऑफर किए जा सकते हैं और अगर वो परचेज कर सकते उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। अब वो गवर्नमेंट वाली भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट वाली भी हो सकती है। ये ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, वो गवर्नमेंट वाली भी हो सकती है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट वाली भी हो सकती है सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने क्या बोला भाई साहब, सर अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी ये लिख देते अपन,
ये रहने देते हैं यहां पे। गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको आप पब्लिक सेक्टर कंपनी बोल सकते हो, बट ये ध्यान से क्या, दैट गवर्नमेंट कंपनी may be a public company, but all public companies need not be a गवर्नमेंट कंपनी। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, गॉट द पॉइंट। अब एक बात बताओ सर, बोले मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको मैं नाम यहां पे दे रहा हूं भेल, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है सर, बोले भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, ठीक है, ये कंपनी है जो कि एक गवर्नमेंट वाली कंपनी। सर क्यों है गवर्नमेंट वाली कंपनी? क्योंकि सर इस कंपनी का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं सिर्फ एक तुक्का मार रहा हूं यहां पे, इस कंपनी का 62% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो बोले किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में। क्या 62% इज ग्रेटर देन 51%? यस सर इट इज, तो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ सर, इसके बोले बाकी, मेरा मैथ्स कमजोर है बट स्टिल आई थिंक इट विल बी 38%। 38% जो है वो किसके पास में? वो बोले सर आम जनता के पास में है। सर आम जनता बोले तो सब बोले मैंगो पीपल, आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग। और भेल कंपनी जो है उसके शेयर्स जो हैं वो बोले अगर आप परचेज करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, आप परचेज कर सकते हैं, आज ले, अभी ले लो तुम, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में, अभी परचेज कर लो, कोई दिक्कत। सर जिस कंपनी के शेयर्स, चाहे वो गवर्नमेंट वाली कंपनी होगी और चाहे फिर वो नॉन गवर्नमेंट वाली कंपनी, सर ये कैसे डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी? अगर 51% या उससे ज्यादा के पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास में है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी कहा जाता है, बट उसे पब्लिक कंपनी मतलब वही पब्लिक कंपनी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? इसके अपोजिट में ध्यान से एक और सुनिएगा, क्या सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, बट कॉमन सेंस। अरे भाई साहब, अगर मुझे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पता है कि उसे वो कौन सी होती है, तो मुझे नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पता है, क्या कहा जाएगा? सर द कंपनी which is not a गवर्नमेंट कंपनी, उसे कहते हैं क्या? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सर एग्जांपल बताएंगे क्या प्लीज? नहीं समझ में आया सर। अरे मेरे भाई, रिलायंस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, पर क्या इसको मैं गवर्नमेंट कंपनी कह दूं क्या? नहीं सर। क्यों? अरे सर 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में नहीं है, तो रिलायंस कंपनी जो है वो एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सर। अच्छा ठीक है। दूसरा, अगर मैं टाटा सन्स लिमिटेड के बारे में बात करूं, सर ये भी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सर। क्यों? अरे सर इसके शेयर्स जो हैं वो बोले गवर्नमेंट के पास में नहीं है, और ध्यान से सुनो, होंगे शायद हो सकता है गवर्नमेंट को ये लगा कि अरे ये दो कंपनीज जो हैं ये मार्केट में अच्छा कर रही है, एक काम करते हैं इसके 10% शेयर्स परचेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट के पास में 10% शेयर्स हैं, इसके बोले 12% शेयर्स हैं किसके पास में? बोले गवर्नमेंट के पास में। ठीक है उनके पास में शेयर्स है, बट क्या मैं अभी भी उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलूं क्या? नहीं सर। क्यों? अरे सर 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स नहीं ना आपके पास। अगर ये वाली कंपनीज के अंदर 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स गवर्नमेंट के पास में होते तो आप इसको गवर्नमेंट कंपनी बोल देते। ये समझा क्या? बोले ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इवन इफ अगर ये कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग होगी, लेकिन अगर वो 51% या उससे ज्यादा की नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाएगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कहा जाएगा। अच्छा, कई बार क्या करते बच्चे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी को एनजीओ से कंफ्यूज कर लेते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। सर ये समाज सेवा का काम करते हैं ना, तो मतलब रिलायंस कंपनी जो है वो समाज सेवा के लिए बनी है क्या? ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। एनजीओ समाज सेवा करने का काम करता है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो होगी वो समाज सेवा का ही काम करेगी, ये जरूरी नहीं है।
यहां पे सी वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे ओ वर्ड लिखा हुआ है, दोनों में फर्क है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। ओके, अभी यहां पे एक बात और ध्यान से सुनिए। क्या सर? बोले अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी which is subsidiary of government company. A non-government company which is subsidiary of a government company shall also be deemed to be a गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बोले माना कि वो क्या नहीं है, बोले प्राइमा फेसी वो एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बोले, लेकिन भाई साहब चूंकि तुम्हारे पप्पा जो है होल्डिंग कंपनी जो है वो कौन है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो तुमको भी क्या मान लिया जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं तो ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। अच्छा, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा। क्या? बट an employee of government company is not a एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट है। क्या बोले? सो बोले गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंपनी जो है ना वो बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। सर इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ। क्या सर? बोले अगर मान लो भेल नाम की जो कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, अगर ये कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, लड़के के पास बोले गवर्नमेंट नौकरी है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में जॉब करते हैं और भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से, रिश्तेदारों की बद्दुआ से आपकी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए पर मंथ की है, गॉट द पॉइंट, लेकिन एक महीने में भेल ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं करी, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाके ये कह सकते हैं चाचा तुम्हारी कंपनी ने सैलरी पे नहीं किया है तो तुम मुझे वो सैलरी पे करोगे? क्या ऐसा कह सकते हैं? आंसर इज नो सर। क्यों? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कहती है, मानते हैं कि इस गवर्नमेंट कंपनी के बाप हम ही हैं, मानते बोले ये वाली चीज को, ठीक है, बट सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप वो कंपनी के लिए काम करते हो, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हो, आप उस कंपनी के सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट कंपनी के सर्वेंट हो, इस बात से कोई इनकार नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए, राइट। जो अधिकार आपका कंपनी से बनता है वो आप कंपनी से ही लोगे, आप गवर्नमेंट से लेने की बात जो है वो नहीं कर सकते। ये समझ में आया क्या भाई साहब? An employee of government company is not an employee of the N होना चाहिए, सॉरी, government. Got the point? Because company is a SLE, separate legal entity. कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये हो गया आपका कंसेप्ट कौन सा? गवर्नमेंट कंपनी वाला, ठीक है। चलिए सर, फिर इसके बाद में अगर हम यहां पे बात करें, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगला एक और इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। सर फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे बोले अगर आप यहां पे बात करते हैं तो कहा गया कि आपकी कंपनी जो है वो बोले 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक कंपनी जो कि बोले आपकी कहलाएगी स्मॉल वाली कंपनी, ठीक है, और दूसरी वाली कंपनी जिसके बारे में कहीं पे बोला हुआ नहीं है, लेकिन प्रवीण सर का ये बोलना है कि भैया घोड़े बन के मत चलो। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, प्रवीण सर का ये बोलना है घोड़े बन के मत चलो। सर गधा तो सुना था कि गधे से कंपैरिजन होता है, आप घोड़े की बात कर रहे हो। हाँ, ध्यान से सुनिएगा सर, घोड़ा क्या करता है? घोड़े को आंख पे ये साइड में एक पट्टी होती है और ये साइड में एक पट्टी रहती है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, घोड़े की बात करो या गधे की बात करो, ठीक है, ये साइड में पट्टी होती है, और उसको क्या कहा जाता है पट्टी के जरिए? कि बेटा इधर मत देखना, ठीक है, बेटा इधर मत देखना, मतलब अपना दिमाग इधर या उधर लगाने की कोशिश मत करना। ये समझा? तुमको क्या दिखाया जा रहा है? सीधा, एकदम सीधा दिखाया जा रहा है। क्या करना है? सीधे भागते रहे।
मेरा ये बोल भाई साहब, ये जो चीज है ना, ये गधे और घोड़े की जो चीज है, इंसानों पे क्यों लगा रहे हो? एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग। लेकिन जब आप बचपन से पढ़ाई कर रहे थे, जब आप 11th और 12th में थे, इवन जब आप ग्रेजुएशन में थे, या है, ठीक है, तो आपके आंखों पे एक्चुअल में पट्टी बंधी हुई है, और हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि मेरे को तो सर ने बोला है सीधा देख, मेरे को तो ये डॉक्यूमेंट में बोला गया है सीधा देख, मेरे को तो मेरी किताबों में बोला गया है सीधा देख। अरे भाई वहां से देखो कोई आ रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को सिखाया ही नहीं गया, मेरे को ये सिखाया ही नहीं गया है कि उस साइड में देखना भी है। ये समझ में आया? फिर पंगा क्या होता है, जब आप सीधे देख के चल रहे होते हैं और इधर से कोई तो भी चीज आ रही होती है, आपको टकराती है और आपको धराशायी करके चली जाती है, या तो आपके अटेम्प्ट के अंदर, या तो आपके करियर के अंदर, या तो आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है, और आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। गाइस, आंखों से पट्टी जो है वो आपको हटाना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा करना, कुछ नहीं करना, सोचने की बात है। सर कंपनी लॉ में कहीं पे भी ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है बिग कंपनी, तो क्या आप इसके बारे में बात नहीं करोगे? सर नहीं, मैं नहीं करूंगा सर, मेरे को सिखाया नहीं गया ना, मेरे को बचपन से ये बात कभी सिखाई ही नहीं गई, बचपन से यही बोला गया है जो किताब में लिखा हुआ है बस वो देख ले बेटा, डिग्री आ जाएगी। अफसोस, नॉलेज नहीं आ पाएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं उस चीज को, कोई भी चीज पे विचार विमर्श करने की जो पावर आपके पास में आनी चाहिए ना, वो नहीं आ पाएगी। अब ये ध्यान से सुनिएगा, चलो भाई साहब, मैं भी ऐसे ही करता हूं। यहां पे मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय बिग कंपनी, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे में, ठीक है। बट किताब में मैंने क्या पढ़ा, किताब में मैंने पढ़ा है कि सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 जो है किसका, कंपनीज एक्ट 2013। नहीं, तुम जोर मत दो, तुम मत सोचो ये चीज के बारे में, क्योंकि तुमको याद ही नहीं होता। बराबर, क्या याद नहीं होता कि स्मॉल कंपनी का सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 है, ये आपको याद नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी क्या कहा गया है यहां पे, सो बोले इसमें कहा गया है स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी, सबसे पहली बात, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ले भाई साहब, सबसे पहले पब्लिक कंपनी का पत्ता काट दिया। पब्लिक कंपनी को ये कहा भाई साहब देखो, तुम्हारे यहां पे कितना कैपिटल है, तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारे यहां काम करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है, तुम पैदा कब हुए थे, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम छोटी कंपनी नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती तो उसको मैं क्या बोलूं, अदरक? कुछ तो बोलूं ना उसको मैं, कि छोड़ दूं? नहीं से बोले ये स्मॉल कंपनी में नहीं आती। बोले अरे भाई स्मॉल कंपनी में नहीं आती इसका मतलब क्या होगा, कौन सी कंपनी हो गई वो? सर आप इसको जो बोलना चाहते हो वो बोल दो, लेकिन बोले स्मॉल कंपनी मत बोलो। पब्लिक कंपनी जो है उसको बोले स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो स्मॉल के ऊपर क्या हो गया, बिग बोल दो भाई साहब, ये बड़ी वाली कंपनी। पब्लिक कंपनी को कभी स्मॉल कंपनी का दर्जा जो है वो मिल ही नहीं सकता है, बोले बात ही खत्म हो गई। ये समझ में, ये पहली बात, यहां पे बात खत्म नहीं है, और भी है, ये ध्यान से सुनिएगा। बोले सर ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी एंड paid up share capital of which is greater than or equals to ₹2 करोड़, ठीक है, एंड टर्नओवर ऑफ विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹20 करोड़, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए भाई साहब। अरे सॉरी, मेरी गलती होगी, सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने। क्या, इट शुड बी व्हाट, लेस देन। छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं भाई साहब, बड़ी की बात जो है वो अपन यहां पे नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे कौन सी कंपनी के बारे में, छोटी कंपनी के बारे में। गॉट द पॉइंट? चलिए एक बार थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेते हैं कि क्या वहां पे इक्वल्स टू का साइन जो है वो भी दिया हुआ है क्या, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85।
डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यस सर, यहां पे इक्वल्स टू का साइन जो है वो भी आना चाहिए, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू बराबर है, यानी कि 2 करोड़ रुपए तक का शेयर कैपिटल जो है पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी को जो पैसा दिया है वो 2 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए, और कंपनी का टर्नओवर जो होगा, साल भर का टर्नओवर जो होगा, ये बोले 20 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को पूरी करनी है। अच्छा सर ये ध्यान से, अभी ऐसा आपके लॉ में बोला हुआ है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 में ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, बट क्या मैं यहां पे अपना दिमाग नहीं लगाऊं क्या? सर बोले अगर पब्लिक कंपनी है, इसको बोले स्मॉल कंपनी नहीं कहा जा सकता, मतलब कौन सी कंपनी को बोला जा सकता है? सब बोले प्राइवेट कंपनी को बोला जा सकता है, ओपीसी को बोला जा सकता है, प्राइवेट कंपनी को बोला जा सकता है और ओपीसी को बोला। बट एक बात बताओ भाई साहब, क्या सब बोले अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है ये बोले लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ है, बट अगर इसका टर्नओवर जो है इट इज ग्रेटर देन 20 करोड़, तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? क्या आपका जवाब आना चाहिए नहीं सर, आपका जवाब क्या आना चाहिए नहीं सर? या अच्छा दूसरा, सर बोले कंपनी का टर्नओवर जो है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू ₹20 करोड़, बट इसका बोले पेड अप शेयर कैपिटल जो है इट इज ग्रेटर देन 2 करोड़, तो क्या इसको मैं स्मॉल कंपनी का नाम दे दूं क्या? नहीं सर, नहीं दे सकते। सेम थिंग सर बोले एक बात और देखो, क्या पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो है बोले आपका ₹4 करोड़। ओ भगवान, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितना है? 4 करोड़ है, एंड इसका टर्नओवर जो है वो बोले है मान लीजिए 50 करोड़। क्या मैं इसको छोटी कंपनी बोलूं क्या? माना कि ये क्या है, ये बोले प्राइवेट कंपनी, बट क्या मैं इसको स्मॉल कंपनी बोल दूं? जवाब क्या आएगा? नहीं सर। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज जो है ना भाई साहब, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, पर आपका अपना हाथ जो है वो चलना चाहिए, आपका अपना दिमाग जो है वो चलना चाहिए। प्रवीण सर ने यहां तक बता दिया, भैया देखो मैंने लॉ पढ़ा दिया, मेरे हिसाब से लॉ में ये लिखा हुआ है, यहीं तक लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा बता दिया, राइट। लेकिन अगर आपको अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो ये अगला वाला काम कौन करेगा? आप करोगे, आपको करना चाहिए। क्या करोगे आप? ये ध्यान से भाई साहब, चचा सुनो मेरी बात, बोले हम ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रवीण चौधरी, कोई दूसरा फैकल्टी आपको ये वाला काम करके नहीं देगा, और अगर देगा भी तो एक आधी चीज के लिए करके देगा, हर चीज के लिए नहीं करके देगा। और मान लो हर चीज के लिए भी करके देगा तो उससे उसका बेनिफिट होगा फैकल्टी का, तुम्हारा बेनिफिट नहीं होगा। मतलब एक कहावत है, क्या स्वर्ग कैसा है कैसा नहीं है वो खुद के मरने के बाद ही पता चलता है। थोड़ा अजीब है लेकिन सच है, सच्चाई है कि नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई किसी का भूत आके तुमको बताता, अरे बोले भाई क्या मिस कर रहे हो तुमको पता स्वर्ग कैसा होता है? मैं बताता हूं, बोले कभी सुना है ऐसा? है स्वर्ग है या नहीं है? स्वर्ग और नर्क नाम की जो चीज है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या फिर कैसी है कैसी नहीं है, वो कब पता चलेगा? जब हमारी डेथ हो जाएगी, उसके बाद ही समझ में आएगा। गॉट द पॉइंट? तो तुम्हारी मेहनत का फल किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। क्या कोई और मेहनत कर रहा है? सर बोले आप लिखो, बोले मैं देख रहा हूं, लिखो 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 लिखो, अच्छा लिख रहे हो, वेरी गुड सर, राइटिंग बहुत अच्छी सर आपकी, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो सर, लिखो सर लिखो। उसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा कि तुमको मिलेगा? सर थोड़ा बहुत मेरे को भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत मिल सकता है। क्या जो एक्सपर्टिज्म की बात कर रहे हैं वो मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलने वाला। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले जब मैं खुद की पढ़ाई कर रहा था बीइंग अ स्टूडेंट, तो मैंने कहा स्मॉल कंपनी। अभी लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है देखो चचा, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो पब्लिक कंपनी होती है इसको स्मॉल कंपनी मत बोलिएगा, भाड़ में गया पेड अप शेयर कैपिटल, भाड़ में गया टर्नओवर। समझ में आया? दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि सर अगर आपकी कंपनी क्या है, एक प्राइवेट वाली कंपनी, गॉट द पॉइंट? तो सर प्राइवेट वाली कंपनी में 3 सिनेरियोज जो हैं वो हो सकते हैं, या फिर 4 बना लो। पहला सिनेरियो कि सर अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन और इक्वल्स टू ₹2 करोड़, एंड अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉट 10 करोड़, 20 करोड़, ₹20 करोड़, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? यस सर इट इज अ स्मॉल कंपनी।
गॉट द पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एंड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर माना कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितना है, लेस देन 2 करोड़ है, ठीक है। बट बेटर रहेगा कि आप इसको दूसरे कलर में लिखिए। बट अगर बोले इसका टर्नओवर जो है ये क्या है, ग्रेटर देन ₹20 करोड़, क्या मैं इसको स्मॉल कंपनी बोलूं क्या? आप कहोगे नहीं सर, राइट। तो ये वाली चीज जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, आपका दिमाग यूज नहीं हुआ ना। क्या किया आपने, प्रवीण सर ने बना के दे दिया, आपने छाप लिया। बचपन से और क्या करते रहो, यही तो करते रहो बचपन से। चेंज करो अपने आप को। अगर सही में चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आपका डेवलपमेंट हो, अगर सही में चाहते हो कि अगर आपकी जिंदगी में आपका करियर जो है वो रेंगते हुए ना चले, छलांग लगाए, तो ये चीजें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें तुमको खुद को करनी पड़ेंगी। दूसरे किसी इंसान के ऊपर, किसी प्रवीण चौधरी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो ये चीजों के लिए। ये समझ में आया? चलिए भाई साहब, तो ये आप कीजिएगा और ऐसी और भी चीजें जो है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन लेट्स मूव अहेड, मैं मेरा काम कर लेता हूं, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट आ गया आपका क्या सर, बिग कंपनी। सर बोले बिग कंपनी के बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है सर, ठीक है। बिग कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कुछ बोला नहीं है। पर प्रवीण सर का ऐसा मानना है कि सर द कंपनी which is not a small company, ऐसी कंपनी जो कि बोले एक छोटी कंपनी नहीं होगी, उसे क्या कह दिया जाएगा, बड़ी कंपनी बोल दो सर, बात ही खत्म हो गई। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अच्छा भैया, फिर इसके बाद में लेट अस मूव अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। सर लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवाया होगा। लिस्ट मतलब कंपनी के शेयर्स को मार्केट में ट्रेड करवाना है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करवाना है, उसके लिए आपने लिस्ट करवाया होगा, उसे कहते हैं क्या, लिस्टेड। तो ध्यान से देखिएगा सब, बोले कंपनी जो है वो बोले आपकी दो टाइप की हो सकती है। पहला लिस्टेड वाली कंपनी और दूसरा अनलिस्टेड वाली कंपनी, ठीक है। सब बोले लिस्टेड वाली कंपनी जो है इसके बारे में डिफाइन किया गया है कहां पे, सब बोले सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। और क्या कहा गया है, सो बोले कहा गया है अ कंपनी कॉमा शेयर्स ऑफ विच आर listed for trading on recognized स्टॉक एक्सचेंज। और अगर मैं इसको शॉर्ट में नाम दूं तो नाम दिया जाता है RSE, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर ये क्या होता है सर? सब बोले ध्यान से सुनिएगा, हमारे कंट्री में अगर मैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करूं तो 27-28 स्टॉक एक्सचेंजेस है भाई साहब। सर क्या बात करो, हमने तो दो का ही नाम सुना है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बोले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नहीं बेटा, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। बट अगर मैं गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए हुए स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करूं तो ये वही दो हैं जिनका नाम आपने लिया। कौन सा? एक है बोले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं फिलहाल के हिसाब से बात करूं, आगे चल के हो सकता है कि कोई और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट के कंडीशंस को कंप्लाई करे और अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा ले, इट इज पॉसिबल, ये समझा। बट फिलहाल की बात अगर आप करोगे तो दो ही है, एक है आपका BSE और दूसरा है आपका NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये समझ में? तो ये दो में से कोई भी एक जगह अगर आपकी कंपनी के सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया गया है, मतलब वहां रजिस्टर करवाया गया, क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा? लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा।
ठीक है, और बाकी को क्या कहा जाएगा, अनलिस्टेड। सर वो बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया हुआ है, फिर भी क्या कहलाओगे आप, अनलिस्टेड कहलाओगे। आपकी कंपनी जो है वो क्या कहलाएगी, अनलिस्टेड कंपनी के दायरे में उसे काउंट किया जाए। ये समझ में आया क्या भाई साहब, बोले ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलिए फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ, यहां ले लेता हूं मैं साइड में, सर बोले ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, या वी कैन से, नहीं ठीक है प्रॉफिट ही बोलते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप आगे चल के अगले लेवल पे जब आप क्लासेस पढ़ रहे होंगे तो आप ये बोलोगे प्रवीण सर आपने यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे क्या वर्ड यूज किया है, ऑब्जेक्ट्स वर्ड यूज किया है, या फिर आप बोलोगे प्रवीण सर यहाँ पे आपने लॉ की जगह पे रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज किया है। उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऐसा तो अगर आप कहीं देखोगे ना तो आपके एक्ट में भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपके मटेरियल में भी दिया हुआ नहीं है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। गॉट द पॉइंट, आप इसको लॉ बोल दो, रजिस्ट्रेशन बोल दो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सर ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना और नहीं अर्न करना होता है, लेकिन उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना, असेंबली करना, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करना, ये सभी तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो ना आप, ये समझा। चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट की बात अगर मैं करूं तो आप कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोल दीजिए एनपीओ, या जो आप एनजीओ बोलना चाहते हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, आप इसको चाहो तो ये बोल दीजिए, और दूसरा बोल दीजिए प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसे प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी कहा जाएगा। क्या करना चाहते हो, बोले प्रॉफिट कमाना चाहते, बात ही खत्म हो गई। काय का काम करते हो, बोले मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे, क्यों, प्रॉफिट चाहिए। काय का काम करते हो, सब बोले हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं, चीज बनाते हैं, क्यों, अरे प्रॉफिट चाहिए। क्या करते हो, सब बोले हम ना टेली कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्यों, नहीं सर ऐसी सेक्सी लग रहा था इसलिए। क्या है कोई ऐसी कंपनी जो ये कहे कि अरे हम तो बोले ये सुख जो है मजा आया, ये सुख बोले मैं दुनिया के हर आदमी को देना चाहता हूं, इज इट सो, क्या ऐसा है क्या, आंसर इज नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉट द पॉइंट, प्रॉफिट अर्न करना है इसलिए बोले आप ये वाला काम कर रहे होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। गॉट इट। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बोले क्या, बोले क्या, बोले समाज का कल्याण भी करता हूं, खाना भी खाता हूं, नहीं खाना भी खिलाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, ठीक है, और कहीं मुझे भगवान ना समझ ले इसलिए मैं पाप भी कर लेता हूँ। ऐसे उससे भी डायलॉग इंस्टाग्राम वगैरह पे आते रहते हैं, बराबर। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहले भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या सेक्शन आपका जो दिया गया है वो है सेक्शन नंबर 8, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 में डिफाइन किया गया है एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी मत बोल देना, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर जो गवर्नमेंट वाला काम कर रही है पर वो गवर्नमेंट नहीं है। कौन सा काम, कल्याण करने वाला काम, पब्लिक नेचर वाला काम, समाज सेवा करने वाला काम, ठीक है, जो गवर्नमेंट के करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बोले ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ऐसा ध्यान रखने का, ठीक है, ठीक है वैसा। ये ध्यान से सुनिएगा, सब बोले एनजीओ इज अ कंपनी द object of which is not to earn profit but
टू डू द सोशल वेलफेयर और टू प्रमोट, लंबी चौड़ी लाइन दी गई है क्या, प्रमोट साइंस, ठीक है, जितने भी स्ट्रीम्स होते सब लिख दो, आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजन, चैरिटेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसे क्या कहते हैं, उससे बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो दिया जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको अगर चाहो ना तो बोले लाइसेंस कंपनी भी बोल सकते हैं। से क्यों ऐसा, सब बोले क्योंकि सेक्शन नंबर 8 के हिसाब से इस कंपनी को गवर्नमेंट से क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। गॉट द पॉइंट, ठीक है भाई साहब। दूसरी बात ये, सब बोले एनी प्रॉफिट of such company cannot be distributed among members एज ए डिविडेंड। अभी ध्यान से सुनिएगा, आप बोलेंगे सर आपने बताया कि प्रॉफिट कमाने का इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। सर बोले प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट आ नहीं सकता। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है बोले हमारा, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन सर हम यहां पे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा। अगर प्रॉफिट आता है तो उसको वापस से उसी काम में लगा दिया जाएगा जिस काम के लिए कंपनी को बनाया गया था। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बीइंग ह्यूमन, सुना है ना, हाँ सर, सलमान भाई की कंपनी बोले, लोग कहते, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, ठीक है, लोग कहते हैं सर बोले फिजिक्स की बैंड बजा के जो भाई साहेब करोड़ों रुपए कमाते हैं मूवीज वगैरह से, ठीक है, तो बोले समाज सेवा करने का काम जो है वो भी वहां पे कर लेते हैं। या कई बार बोले जो फुटपाथ पे लोग सोए हुए थे उनको जो जान से मार दिया था, तो वहां जो पाप कमाए उनको रिकवर करने के लिए पुण्य का काम थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट। कई लोगों का ऐसा भी बोलना होता है कि अरे भाई साहब कैसा है कि अगर प्रेम रतन धन पायो, ऐसी मूवीज बना के अगर 100 200 करोड़ रुपए अगर कमाए हैं तो उनपे टैक्स भी तो बचाना है, उनपे क्या करना है, टैक्स भी तो बचाना है, उसके लिए बोले बीइंग वुमेन बना दिया। अरे सर ऐसे कैसे, वो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले अगर मान लीजिए PRDP प्रेम रतन धन पायो, ठीक है, PRDP नाम की मूवी बनाने से भाई साहब को कितना पैसा आया, बोले 100 करोड़ रुपए आया, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं, गवर्नमेंट सीधा एक ही बात बोलेगी, चाचा ये 100 करोड़ पे 30% यानी कि 30 करोड़ का क्या पे कर दो, टैक्स पे कर दो, बराबर है। तो ये तो पंगे वाली बात हो गई। सब बोले टैक्स के प्रोविजन देखे, ज्यादा अच्छे से आपको टैक्स के देवता सूरज सतीजा सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बोले टैक्स के प्रोविजन देखो, उसमें ये बोला हुआ है कि अगर ये 100 करोड़ रुपया आपने समाज कल्याण में लगा दिया, किसी एनजीओ को डोनेशन दे दिया, तो आपको टैक्स ही पे नहीं करना। जितना पैसा आप एनजीओ में लगाओगे उस पर टैक्स ही पे नहीं करना। भाई साहब ने क्या किया, अपना खुद का एनजीओ बना दिया, ठीक है, उसमें पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब सॉरी दान डोनेशन कर दिया, 100 करोड़ रुपए वहां पे डोनेट कर दिया, एंड बोले मैं यहां पे जॉब भी करता हूं, आई एम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। फिर सलमान भाई ने बोला, अरे बोले तुमने प्रवीण चौधरी सर से या सूरज सतीजा सर से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा क्या, बोले माना कि मैं इस पर्टिकुलर एनजीओ के अंदर मेंबर हूं, ठीक है, तो मेंबर होने के नाते मैं यहां पे क्या नहीं ले सकता हूं, प्रॉफिट नहीं ले सकता, बट चूंकि मैं मैनेजमेंट का काम संभाल रहा हूं तो मुझे सैलरी तो मिलेगी ना, एनजीओ से सैलरी जो है वो तो मिलेगी ना,
तो बोले मैंने अपने आप को भी वहाँ पे नौकरी दे दी, मेरे पापा जो है वो भी बोले वहीं पे जॉब करते हैं, मेरा भाई जो है वो भी बोले वहीं पे जॉब करता है, मम्मी की बात करो, बहन की बात करो, फिर उसके बाद में जीजा की बात करो, ठीक है, जो उनकी वाइफ नहीं है लेकिन परिवार का हिस्सा हैं, फार्म हाउस वगैरह पे जो आते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, पता ही है भी आपको अच्छे से, ठीक है। तो बोले उनको भी वहाँ पे नौकरी वगैरह जो है वो दी जाती है, उनको भी सैलरी जो है वो मिलती है। टैक्स का डाइवर्जन काइंड ऑफ वहाँ पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, डिस्क्लेमर, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है। ये समझ में आया क्या वैसा? बोले ठीक है सर। अच्छा, कुछ लोग जो फैन वगैरह होंगे, रिक्वेस्ट है वैसा, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, पता लगा ऑफेंड हो गए, फटफट डिसलाइक वाला बटन जो वो दबा दिया, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स का क्या है, तो क्या आइंस्टाइन को बुरा लगता है, बाकी और तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, बस कोई बात नहीं अंकल। हाथ ऐसे किया तो उसमें भी अगर लोहे का कुछ लगेगा ना तो आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है, टन की आवाज़ जोर से आएंगी, तुमको पता नहीं है, तुमको पहले पता नहीं था ऐसा कुछ, तो भी आए बड़े E=mc², कुछ भी, ठीक है वैसा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक और इंपॉर्टेंट वाली बात जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या? बोले सर NGO नीड नॉट टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड at the end of its name even if such company is private or public। भले ही आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट होगी या फिर वो पब्लिक होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बोले ये वाला नाम जो है ना वो बोले यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं ऊपर वाला थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एक पॉइंट ऊपर वाले में भी पूरा करते हैं। क्या क्या कहा था अपन ने? प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एज अ डिविडेंड, बट shall be reapplied in the same object of company, ठीक है, और इन द प्रमोशन ऑफ, ठीक है, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, सच NGO कैन नॉट बी स्टार्टेड एज OPC। वन पर्सन कंपनी के तौर पे आप ये कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा ये बोले कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बोले समाज सेवा करना चाहता हूं। अरे भाई साहब, उसके लिए OPC क्यों बना रहे हो? अगर आप अकेले ही समाज सेवा करने की बात कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे काम कर लो। बोले आप नहीं, बोले मैं अकेला करूंगा और कंपनी बना के करूंगा। ऐसा क्यों भाई साहब? ये कौन सा समाज सेवा है जिसमें आप लोगों को जोड़ना नहीं चाहते? ये समझ में आया? डन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली अपने को ये पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना वो बोले सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो नॉर्मल कंपनी में पार्टनरशिप फर्म जो है वो मेंबर नहीं बन सकती। बट यहां पे क्या कहता है? दैट पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ NGO। पार्टनरशिप फर्म जो है वो बाकी कंपनीज में मेंबर नहीं बन सकती है। क्यों सर? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है सर कानून की नजरों में। बट यहां पे बन सकती है, NGO में बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ये समझ में आया क्या भाई साहिब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले हाँ सर। यहां तक की कहानी जो है वो अपने को समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट के बारे में, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होके बैठे हो। क्या सर? बोले तब से आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो बोले होल्डिंग वाली कंपनी और दूसरे बोले सब्सिडरी वाली कंपनी।
क्या मतलब होता है सर इसका, जरा बताएंगे क्या प्लीज आप? तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करूं तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 47 में, सॉरी माय मिस्टेक, 46 में होल्डिंग कंपनी डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 46 के अंदर। और क्या कहा गया है यह बहुत ध्यान से सुनिएगा, होश उड़ जाएंगे आपके सुन के। बोले सर अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट which have its a subsidiary। सच सच क्या कह रही है तुम ये? बोले ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होगी उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। हैं ये का स्टेटमेंट है, जो भी है यही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब्सिडरी कंपनी जो है इसका मतलब क्या होता है। What do you mean by the company, जिसका नाम क्या है सब्सिडरी वाली कंपनी। तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 के अंदर। कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 जो है वो बात करता है सब्सिडरी कंपनी के बारे में। और बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा भाई साहब, सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी in which the other company, ठीक है, जिसको आपने नाम क्या दिया होल्डिंग कंपनी, in which the other company, सबसे पहले वाला पॉइंट, सबसे पहले वाला पॉइंट बोले either have control of कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वापस से ध्यान से, क्या बोला मैंने? एक ऐसी कंपनी जिसमें कि दूसरी कंपनी जो है ना उसके पास में कंट्रोल है कि तुम्हारे कंपनी के बोर्ड में कौन अपॉइंट होगा और कौन अपॉइंट नहीं होगा। रे बाप रे बाप, मतलब एग्जांपल ध्यान से सुनिए भाई साहब, आपने कहा एक कंपनी है ए लिमिटेड, आपने कहा एक कंपनी है बी लिमिटेड। सर बी लिमिटेड जो है ये बोले एक पब्लिक कंपनी है, मतलब कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। बोले हाँ सर। सर इस कंपनी में कौन 3 डायरेक्टर होंगे इसके बारे में कौन बताता है? ए लिमिटेड बताता है या उसका मैनेजमेंट बताता है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी को होल्डिंग बोल दीजिए और इस कंपनी को सब्सिडरी का नाम दे, बात खत्म हो गई। आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में कौन अपॉइंट होगा कौन अपॉइंट नहीं होगा, इसके बारे में अगर दूसरी कंपनी डिसाइड कर रही है तो जो डिसाइड कर रही है उसे होल्डिंग कहा जाएगा, और जिस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिसाइड किया जा रहा है उसे सब्सिडरी कहा जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर आपकी कंपनी के बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ये समझ में आया? कंपोजिशन का मतलब क्या है? किसको अपॉइंट किया जा सकता है, किसको हटाए। अगर आधे का भी है ना भाई साहब, ये ध्यान से सुनिएगा, आधे से ज्यादा, मतलब सर बोले वैसे तो 3 डायरेक्टर्स हैं बट बोले 3 में से 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार जो है वो होल्डिंग के पास में। अरे बाप रे बाप, तो होल्डिंग कंपनी हो गई। कंपनी में जो काम होगा वो उस कंपनी के इशारे पे किया जा रहा है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी सर, सीधी सीधी बात है। ये समझ में आया? बोले ठीक है। या फिर का मतलब यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा? और। ठीक है, और ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक्सरसाइज और कंट्रोल more than half of total voting rights in the company। ठीक है, ये मैं पीछे का हटा देता हूं। टोटल वोटिंग राइट्स,
ये ध्यान से सुनिएगा सर, क्या नॉर्मली के लिए अभी फिलहाल के लिए ये वाला पॉइंट जो है उसको आप सुन लीजिए, बाद में अपन आगे चल के जब सेकंड लेवल पे जाएंगे तब अपन थोड़ा और मंथन करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में एक शेयर है तो आप ये लगा लीजिए आपके पास में एक वोट रहता है भाई साहब, नॉर्मली आप ये लगा लीजिए। गॉट द पॉइंट। तो टोटल वोटिंग राइट मतलब सर बोले अगर कंपनी में 100 वोट्स हैं तो बोल दीजिए कि कंपनी में 100 शेयर्स होंगे। बोले ये समझ में आए? अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा जो है वो मान के चल लीजिए। तो ये ध्यान से सुनिए, क्या सर बोले एक ना कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए लिमिटेड, ठीक है। दूसरी एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है, बोले बी लिमिटेड। सर बी लिमिटेड के अंदर अगर 100 वोटिंग राइट्स हैं, 100 वोट हैं, बोले बी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है ना, इसके कितने वोट हैं, 100 वोट हैं। तो ये 100 वोट्स में से मोर देन हाफ, एक बात बताओ, क्या मैं मोर देन हाफ को 51% बोल दूं क्या? अगर आपका जवाब आ रहा है हाँ सर, तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं सर। सर मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है, 50.0000000000000000000000000001। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे वर्ड 51% और मोर नहीं बोला गया है। आप ये मत बोल देना सर जो गवर्नमेंट कंपनी के लिए कंडीशन थी ना वही कंडीशन यहां पे अप्लाई की गई, ना 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 ना, यहां पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। क्या कहा गया है सर, बोले अगर आप यहां पे बात करोगे तो मोर देन 50% या मोर देन हाफ की बात अगर की जाए तो बोले अगर 50.01 रहा तो ये भी मोर देन हाफ है। मान लीजिए कि कंपनी के अंदर कुल मिला के 1000 वोट्स है, ठीक है, तो इवन अगर 501 वोट्स का कंट्रोल आपके पास में होगा ना तो भी हो गया सर, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 100 शेयर्स के 51% के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे 51 वोट्स, गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं 1000 शेयर्स के 1000 वोट्स के 51% की बात करूं तो आप बोलोगे 510 वोट्स। ये समझ में आए? तो 510 वोट्स होंगे तब 51% होगा। लेकिन क्या बोला गया, मोर देन हाफ। मेरे को बताओ 501 वोट मोर देन हाफ नहीं है क्या? है सर। अच्छा, वहीं पे अगर 10,000 रहे तो, अगर मान लो 10,000 वोट्स है कंपनी में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5,001 वोट भी अगर आ गए तो दिस इज मोर देन हाफ? बोले हाँ सर। लेकिन 51%, बोले 5100। अगर 5100 होता है तब 51% होता है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, मोर देन हाफ का मतलब क्या नहीं है, 51% नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब, यस और नो? बोले ठीक है सर। तो एक तो ये वाली बात ध्यान दीजिएगा, अगर बी लिमिटेड के 100 वोटिंग राइट्स में से मान लो फॉर एग्जांपल 52% वोटिंग राइट्स जो हैं वो किसके पास में है, ए के पास में, तो ए क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी, और बी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। मतलब ए ने बी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसा साफ समझ में आएगा। ए ने कहा यार रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी, शिट, अगर रिश्तेदारों को यह पता चल गया कि मेरे पास में इतना पैसा है कि मैंने दूसरी कंपनी में, कौन बोल रहा है, ए लिमिटेड बोल रही है कि मैंने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, और ये ध्यान से सुनिएगा, ए प्लानिंग कर रहा है कि वो क्या कर ले, वो बोले सी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें भी पैसा लगा ले, धंधा और बढ़ाना बोले अपने को। लेकिन रिश्तेदारों को पता लगेगा तो रिश्तेदार गाली मारेंगे बोले, वहां पे हैं, बद्दुआएं देंगे मनी मन में, बोले बड़ा आया इसलिए ज्यादा उछल रहा है, पैसे का घमंड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो ए ने कहा मेरे को दिखावा नहीं करना है, राइट। तो ए ने क्या किया, ए ने पैसा दिया बी लिमिटेड को, और बी से क्या कहा, एक काम कर, ये कंपनी के 52% वोटिंग राइट्स परचेज कर ले और इस कंपनी को तू अपनी सब्सिडरी कंपनी बना ले। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, लॉ ने कहा अरे तुम अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ धोखा मत करो। तो लॉ ने, ये पूरा ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पे क्या बोला गया, सेकंड वाला पॉइंट वापस से सर, द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, सेकंड वाला पॉइंट, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट इधर बाय इटसेल्फ,
ये पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि बी ने ए में, सॉरी, बी के शेयर्स ए ने परचेज कर लिए बाय इटसेल्फ, ठीक है, और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। अरे बाप रे बाप, ये समझ में आया? मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये कि ए ने डायरेक्टली इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, लेकिन ए ने बी को कहा कि इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले। तो भाई साहब, अगर सी नाम की जो कंपनी है वो इसकी सब्सिडरी है बी की, तो वो ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। ये बात को ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा सर? ये लाइन पढ़ो ना सर दोबारा, क्या बोलता है? द कंपनी इन विच ए लिमिटेड एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट इधर बाय इटसेल्फ, बी में खुद के नाम पे है, ठीक है, और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। सर सी के अंदर आपने एक भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन आपने क्या किया? सब्सिडरी कंपनी के थ्रू पैसा जो है वो लगा दिया, बी के थ्रू पैसा लगा दिया, ठीक है। तो सी जो कि बी की सब्सिडरी है वो ए की भी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कहलाएगी। सर ये समझ में आया क्या? इसमें चलो थोड़ा सा ना अपन मंथन करते हैं, मतलब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं अपन। ये ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। गॉट द पॉइंट? सर बी के अंदर जो बोले 100% वोटिंग राइट्स हैं, इसका आधा, आधे से ज्यादा, सॉरी नॉट आधा, अगर 50% होंगे तो सब्सिडरी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसका मोर देन 50%, इसका मतलब क्या हुआ? सो बोले कितना भी लगा लो आप, एक काम करो 53% ले लिए। किसके पास में? ए के पास में। क्या मैं बोल दूं ए यहां पे होल्डिंग है और बी यहां पे सब्सिडरी है? यस सर, यस सर, गो अहेड सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और ध्यान से सुनिएगा सर, मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? सी लिमिटेड, राइट सर। ये सी लिमिटेड के क्या है? 100% वोटिंग राइट्स है, जितने भी होंगे उसके पास में वोट्स, 1,00,000 वोट्स हैं, परसेंटेज तो 100 ही रहेगा ना हमेशा, ठीक है। सर बोले ध्यान से सुनिएगा सर, इस कंपनी के जो वोटिंग राइट्स हैं उसमें से 40% वोटिंग राइट्स, ये एक काम करो पहले छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। सर बोले इसके 54% वोटिंग राइट जो है वो बी के पास है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सी जो है वो सब्सिडरी है और बी होल्डिंग है? बोले हाँ सर, लेकिन चूंकि बी ए की भी होल्डिंग कंपनी है, सॉरी सब्सिडरी कंपनी है, इसीलिए ए को भी यहां पे क्या कह दिया जाएगा? सी का होल्डिंग कंपनी कह दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या? वर्ड्स वापस से, क्या? सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी, ठीक है, जो मैं वहां पे मार्क कर रहा हूं उस पे फोकस कीजिएगा। सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी इधर इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी कंपनी परचेज और एक्वायर और कंट्रोल और एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। ये समझ में? उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोले आपकी भी सब्सिडरी कंपनी बोल दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या? बोले हाँ सर। एक और कहानी सुनिएगा। क्या सर? बोले एक ना कंपनी है, सॉरी, एक कंपनी है जिसका नाम है डी लिमिटेड, ठीक है। अब ये डी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है इसके बोले 100% वोटिंग राइट है सर, ठीक है, बट ध्यान से सुनिएगा, इसके 20% वोटिंग राइट जो है, 20% वोटिंग राइट जो है वो सी के पास है। जरा मुझे ये बता दो, क्या मैं डी को सी की सब्सिडरी कंपनी बोल दूं क्या? आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? सिर्फ 20% वोटिंग राइट जो है ना वो किसके पास में है? वो सी के पास, ठीक है, बढ़िया। लेकिन दूसरा एक और सुना सर, बोले डी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है ना, इसके बोले कुल मिला के, ध्यान से सुनिएगा, 35% वोटिंग राइट जो है वो बी के पास है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डी को बी का सब्सिडरी कंपनी बोलूं क्या? तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे बात करोगे सर, बोले बी जो है वो ए की सब्सिडरी कंपनी। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले डी नाम की जो कंपनी है उसने ए के अंदर
सॉरी ए नाम की जो कंपनी है उसने डी के अंदर एक भी शेयर परचेज नहीं किया, उसके बावजूद ए यहां पे होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और डी यहां पे सब्सिडरी कहलाएगी। सर क्यों ऐसा? वापस से वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। सर बोले अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी इधर बाय इटसेल्फ और थ्रू वन or more of its subsidiary company make the investment or acquire more than 50% of the voting right, तो इसे सब्सिडरी कहा जाएगा और वो वाली कंपनी को होल्डिंग कहा जाएगा। छोटा सा गड़बड़ी यहां पे हो गया सर, चूंकि सी लिमिटेड जो है उसके पास उसके बी के पास में 54% वोटिंग राइट है, तो ये होल्डिंग है। गॉट द पॉइंट? तो डी के लिए ये भी क्या हो जाएगी? होल्डिंग हो जाएगी। सर बहुत खिचड़ी हो गई, बट आपको समझ में आ गया ना? दोबारा बता दूं आपको एक बार फिर से, गौर फरमाइएगा। ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने क्या किया? बी लिमिटेड नाम की कंपनी के 53% वोटिंग राइट ले लिए, ये होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। राइट? अगला एग्जांपल, सब बोले बी और सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, सी लिमिटेड के जो 100% वोटिंग राइट्स थे उसके बोले 54% वोटिंग राइट जो हैं ये बी ने ले लिए, तो सी जो है ये सब्सिडरी हो गई, बी क्या हो गई? होल्डिंग हो गई, और ए क्या हो गई? सर ये भी होल्डिंग हो गई। सर क्यों ऐसा? इनडायरेक्टली। ये समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद में लेकिन हमने क्या कहा? एक और कंपनी है जिसका नाम है डी लिमिटेड। ठीक है, डी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है इसके 100% शेयर्स में से 20% वोटिंग राइट वाले शेयर्स सी के पास में। ठीक है, और 33% वोटिंग राइट वाले शेयर्स बी के पास में। टोटल कितना हो गया? 53 हो गया। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, डी यहां पे होल्डिंग हो जाएगी, बी भी यहां पे होल्डिंग हो जाएगी, और ए नाम की जो कंपनी है वो भी यहां पे क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी जो है वो बन जाएगी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। राइट? तो इसका फोटो अगर आपको लेना होगा ले लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, लेकिन हाँ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नोट। और हाँ, एक बात और, सर बोले जो सब्सिडरी कंपनी होती है ना, इसे बोले एक नाम और भी दिया जाता है, एंड दैट इज व्हाट? सिस्टर कंसर्न। सिस्टर कंपनी बोल दो या सिस्टर कंसर्न बोल दो। और सर होल्डिंग को क्या बोला जाता है? सर होल्डिंग को कहा जाता है पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंसर्न बोल दो। ठीक है, सब्सिडरी को कहा जाता है क्या? सिस्टर, और होल्डिंग को कहा जाता है क्या? पेरेंट। ये समझ में आया? ठीक है साहब। लेकिन अब ये नोट पे ध्यान दीजिएगा, नोट क्या कहता है? नोट कहता है दैट एज पर रूल्स देयर शुड नॉट बी more than 2 layers of subsidiaries। क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि 2 से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला गया है? शुड नॉट बी मोर देन 2 layers, 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल अपन मैं वापस आपको देता हूं। अगर ये ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसकी ये 1 सब्सिडरी हो गई, इसकी ये 2 सब्सिडरी हो गई, इसकी ये 3 सब्सिडरी हो गई। ठीक है, ऐसे बोले 1000 सब्सिडरी करना चाहो ना, कर सकते हो, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा वो या तो डायरेक्टली किया गया या तो फिर एक आधी सब्सिडरी के थ्रू आपने किया। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला मैंने आपको? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा भाई साहेब, जैसे मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं ना, तो इसके कुल मिला के 105 सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनी है।
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास में है वो डेटा। आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। बिजनेस लॉ, ना 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 ना, सॉरी गाइस, आई डोंट हैव दैट डेटा राइट नाउ। नहीं है, बट लेट मी ट्राई इफ आई कैन ब्रिंग दैट आउट। जस्ट अ सेकेंड, अब मिल जाएगा। एनुअल रिटर्न, where is the annual report? Just a second, just a second. लेट मी सी, अगर इसमें अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एक बार ये देखेंगे आप अच्छे से कि परफॉर्मेंस दिया हुआ है, फिर उसके बाद जियो नेक्स्ट डाउनलोड सेंटर इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, यस, इसमें मिलना चाहिए। अच्छा, ये एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे ना, तो एनुअल रिपोर्ट से काफ़ी सारे जो कमर्शियल वाले टर्म्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होंगे। हाँ जी, ये रही एनुअल रिपोर्ट, और इसमें अगर मैं सब्सिडरी कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, सर्च कर लेंगे अपन। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सर्च। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, फिर भी है अपने पास में काम करने के लिए। अगर मैं यहाँ सब्सिडरीज़ के बारे में बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सर्च।
एग्जैक्टली कहाँ है वो? जस्ट अ सेकेंड। 30 नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी आ रहा है ये तो ठीक है, ये भी नहीं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा, डोंट वरी। ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एज रिकॉर्ड अंडर द स्कीम सब्सिडरीज। ये देखिए भाई साहब, अगर मैं यहाँ सब्सिडरीज के बारे में बात करूँ, ये देखिए ज़रा एक बार, यहाँ पे आपको टर्म दिया हुआ है सब्सिडरीज के बारे में। ठीक है, ये सब्सिडीज़ का ही है क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे बाप रे। अभी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 181 ऐसी कंपनीज है जो कि इसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनीज है, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद। ठीक है, अगर देखेंगे तो 181 के आसपास इसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनीज है। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हो रहा है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर बोले सिर्फ सब्सिडरीज के बारे में यहाँ पे बात करें, नेम ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, नेम ऑफ व्हाट, नेम ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज। और जो यहाँ पे पूरी कहानी स्टार्ट होती है, देखिए वहाँ पे आप पूरा जो कहानी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है कहाँ तक जा रही है, 181 तक जा रही है। कहाँ मैंने आपको 105 बताया था, 105 से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो। राइट गाइस, डन सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ जो हैं, सब्सिडरी कंपनीज़ जो हैं, वो बोले एक से ज़्यादा हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। बट अगर मैं लेयर के बारे में बात करूँ, सर लेयर का मतलब क्या है? लेयर का मतलब ये है कि ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने क्या किया, उसने बोले बी लिमिटेड नाम की कंपनी में पैसा लगाया, फिर बी के जरिए क्या किया, बोले सी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें पैसा लगाया, और फिर क्या किया, बोले क्या वो सी के जरिए डी लिमिटेड नाम की कंपनी में पैसा लगा सकता है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, बोले एक लेयर तो आपकी ये वाली हो गई लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर जो है वो आपकी ये वाली हो गई, तो दो के ऊपर हो सकती है क्या? बोले नहीं सर, सवाल ये पैदा नहीं होता है, यानी कि तीसरी लेयर जो है वो आपको अलाउड नहीं रहेगी। मैक्सिमम कितनी लेयर अलाउड रहेगी? सिर्फ दो ही लेयर जो है वो बोले आपको अलाउड यहाँ पे रहने वाली। ये समझ में आया क्या भाई साहब? तो ये वाला फंडा जो है वो आपको यहाँ पे बोला गया है। गॉट इट? ठीक है सर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा सर, बोले इसके अलावा एक और टाइप की कंपनी आपकी होती है जिसको नाम दिया जाता है एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? सब बोले एसोसिएट। ये कौन सी होती है सर? ये ध्यान से सुनिएगा। सब बोले इसको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 के अंदर। एसोसिएट कंपनी डिफाइन किया गया कहां पे? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 में। और क्या कहा गया? सब बोले द कंपनी इन विच
द अदर कंपनी हैव, ये ध्यान से सुनिएगा, द अदर कंपनी हैव सिग्निफिकेंट, या क्या बोला जाएगा इसको, सिग्निफिकेंट ही ठीक है, हैव सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट but it is not a subsidiary company. ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, लेकिन वो कंपनी क्या नहीं है, वो बोले आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। सर मतलब ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बोले अगर मैं यहां पे सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्ट, यहां पे वर्ड क्या आना चाहिए, इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आपका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो कंपनी बोले आपकी क्या नहीं है, वो बोले आपकी सब्सिडरी कंपनी। सर ये कब होगा, ये बोले तब होगा जब आपके पास उस कंपनी का टोटल वोटिंग राइट जो है, इट इज बोले ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20%, ठीक है, बट लेस देन और इक्वल्स टू 50%। सब बोले अगर 50% के ज्यादा हो गया तो वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, लेकिन अगर 50% से कम है बट 20% से ज्यादा है तो क्या कहलाएगी, तो बोले आप उसको नाम क्या दे दीजिएगा, एसोसिएट कंपनी का नाम जो है वो बोले आप सिंपली उसको दे सकते हैं। ये समझ में आया क्या भाई साहब, तो ये रहेगा आपका टॉपिक जिसको नाम क्या दिया गया, एसोसिएट वाली कंपनी, ठीक है सर। अब इसके बाद में एक और ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं अलग से इस चीज को बता देता हूं, क्या सर बोले एक कंपनी और होती है जिसको नाम दिया जाता है डॉर्मेंट वाली कंपनी। कौन सी कंपनी, डॉर्मेंट वाली कंपनी। सर अगर बोले मैं डॉर्मेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो सेक्शन नंबर 455 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोले बात करता है अबाउट द डॉर्मेंट कंपनी। सर कौन सी कंपनी होती है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, सर बोले डॉर्मेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज एन inactive company, inactive company and have no significant accounting transaction, ये ध्यान से क्या नहीं होता बोले उसके अंदर, बोले सर उसमें ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, बस आपने उसको बनाने के लिए बनाया हुआ है। सर ऐसा कब होता है सर, ये ध्यान से सुनिएगा, जब आपने कहा कि मेरे पास में फिलहाल काम करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं क्या करता हूं, ऑलरेडी 2-4 कामों में फंसा हुआ हूं, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, बोले मैंने एक कंपनी को बना दिया ताकि जो नाम मैं यहां पे अपनी कंपनी के लिए लेना चाहता हूं वो नाम बोले कोई और लेके ना चला जाए, मेरी कंपनी का जो नाम है वो बोले कोई और लेके ना चला जाए, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, नाम क्या दे दिया, डॉर्मेंट कंपनी, नहीं सॉरी, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को जाके बोला कि सर सॉरी बट मैं फिलहाल इस कंपनी के नाम से काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे 2 साल के लिए आप इस कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस जो है वो दे दो, बोले आप कंपनी को क्या करवा दो, डॉर्मेंट करवा दो। सर इससे क्या होगा, इससे बोले आपको इस कंपनी का काम जो है वो भी नहीं करना पड़ेगा और 2 साल के बाद में जब आप काम करना चाहें तो बोले आप काम कर सकते हो। गॉट द पॉइंट, ठीक है। और फिर यहां पे आप लिख देंगे एंड हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी फ्रॉम आरओसी, ठीक है। ये ध्यान से सुनिएगा, आप काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको बोले डॉर्मेंट कंपनी बोल दिया जाएगा। ये ध्यान से, क्या बोला, आपकी कंपनी जो है वो इनएक्टिव कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको डॉर्मेंट कंपनी बोल दिया जाएगा। तो बोले सर बोले जब आपकी जो कंपनी है वो इनएक्टिव है लेकिन आपने आरओसी से स्टेटस भी ले लिया कि सर हम अगले 2 साल तक स्लीपिंग कंपनी बनना चाहते हैं, डॉर्मेंट कंपनी बनना चाहते हैं, तो ही आपको डॉर्मेंट का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। ये समझ में आया, चलिए भाई साहब, तो इस चीज को आप सिंपली नोट डाउन कर लीजिए और फिलहाल के लिए अपन यहीं तक ही करते हैं। क्या बात है, क्या गजब का चार्ट बना है। फटाफट ये चीज को आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला जो था, जो सबसे पहला टॉपिक अपना था,
ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर उसके बाद में अगला ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट। फिर इसके बाद में अगला ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में लिस्टिंग के बेसिस वाला जो था इसका भी फोटो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो था इसका भी फोटो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में डोरमेंट कंपनी वाला फोटो जो है वो भी ले लीजिएगा। ये एक्सरसाइज में मैंने क्या कर दिया है, अलग ही स्पेलिंग लिख दी। ठीक है, इसका जो फोटो है वो भी ले लीजिएगा। आए हाय, ये लाइट भी आ गई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एसोसिएट कंपनी वाला फोटो जो है ये भी आप ले लीजिए। डन छे। और फिर उसके बाद में मैंने आपको ये वाला समझाया था, इसका फोटो अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। बस इतना याद रखो कि जो लेयर है वो बोले 2 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इतना याद करने की कोशिश कर लो। एग्जैक्टली अपन अगले वाले पड़ाव पे जब जाएंगे ना तो वहाँ पे इस पर ज़्यादा मंथन करेंगे, वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे इसको। ठीक है, डन भाई साहब। तो फिलहाल के लिए इतना ही।